गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे रिसर्च अनुसंधान के बारे में। अगला चैप्टर है चैप्टर 5 है। तो रिसर्च क्या होता है? तो कह रहे हैं मानव प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण को जानने का प्रयास करता है। उसको जानने के लिए प्रयास करने के लिए वो कुछ क्रियाएं करता है। ठीक है, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। कह रहे हैं मानव विकास का पर दृष्टिपात करें तब हम पाते हैं कि मनुष्य निरंतर शोध कर अपने जीवन स्तर में सुधार लाता आ रहा है। प्रारंभ से उसने पेड़ों के पत्ते लपेटे, पत्थर रगड़कर आग पैदा करी, पत्थरों एवं लकड़ी के हथियार तैयार करे, शिकार करने के नए तरीके उसने खोजे। एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए इशारे से प्रारंभ करके उसने भाषा की खोज करी। संप्रेषण के लिए पहले उसने पत्रों का उपयोग किया। आज पुस्तकों, सीडी और अंतर्जाल का उपयोग कर रहे हैं। उसके सारे कार्य शोध के अंतर्गत आ सकते हैं। अगर हम देखें पुराने ज़माने से लेकर अब तक, जब मानव निर्माण हुआ था शुरुआत से अब तक, तो जितनी भी चीज़ें नई नई आती गई हैं वो सब रिसर्च का ही नतीजा है। ठीक है, शोध का अर्थ और परिभाषा अगर हम देखें तो क्या है? तो कह रहे हैं मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब नियंत्रित और सुनियोजित विधि का उपयोग करता है तब हम कहते हैं कि मनुष्य ने समस्या का समाधान शोध द्वारा प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थी देर से कक्षा में क्यों आते हैं? किस विधि द्वारा अध्यापन करने से विद्यार्थियों की उपलब्धि बेहतर होती है? विद्यार्थी किसी विषय को पसंद क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसका उत्तर अध्यापक जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे शोध कर इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। मतलब जिस भी आप अपनी जागरूकता को जानने के लिए, अपने किसी प्रश्न का हल जानने के लिए जो भी आप करते हैं उसको हम शोध कहते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने जो है इसकी परिभाषाएं दी हैं। उसमें से पहली है कि अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है जो ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। मुनरो ने कहा कि अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने के लिए वह विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है। वास्तव में यह एक निरंतर, गहरी और सुदेश्य प्रक्रिया है जो सत्य की खोज करती है और साथ ही इसका लक्ष्य उन्नति और जीवन है। कुक ने कहा अनुसंधान क्रमबद्ध शैली से सूचना एकत्रित करने वाली एक क्रिया है। यह किसी समस्या का ईमानदारी के साथ सांगोपांग एवं बुद्धिमत्ता से किया गया संधान है जो तथ्यों और अर्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अनुसंधान के परिणाम प्रामाणिक, विश्वसनीय और ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करने वाले होते हैं। अनुसंधान जब भी होगा, शोध जब भी होगा, उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और स्वदेशी क्रिया है। इसका प्रमुख विधि है ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना, सत्यता की पुष्टि करना और नए तथ्यों, सत्यों और सिद्धांतों का निर्माण और प्रतिपादन करना होता है। क्या विशेषताएं इसकी? तो शोध का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना होता है। शोध के द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास किया जाता है। शोध का आधार निरीक्षण से किए गए अनुभव और वर्णन होते हैं। शोध सामान्यीकरण, नियमों और सिद्धांतों के विकास पर बल देते हैं ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी हम कर सकें। शोध किसी वस्तु, विषय अथवा समूह अथवा अन्वेषित स्थितियों से आगे जाकर निरीक्षणों, न्यायादर्श के आधार पर लक्ष्य समष्टि की विशेषताओं को बताते हैं। शोध में प्राथमिक स्रोतों अथवा विद्यमान पदार्थ का नए प्रयोजन के लिए एकत्रण करना होता है। शोध में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। शोधक ये जानता है कि समस्याओं के बारे में पूर्व में क्या ज्ञात है और अन्य शोधकों ने इसे कैसे ज्ञात किया है। शोधक संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन करता है। उसे परिभाषित शब्दावली, संकल्पनाओं और आवश्यक तकनीकी कौशलों का ज्ञान होता है जिससे कि उसे एकत्रित पदार्थों को समझने और विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। शोध में धैर्य की आवश्यकता होती है क्योंकि टाइम रहता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सावधानीपूर्वक संश्लेषित और प्रतिवेदित किया जाता है। ठीक है जी। शोध में कभी कभार साहस की आवश्यकता पड़ती है। साहस, शासन और धार्मिक पदाधिकारी शोध से प्राप्त निष्कर्ष के कारण आपको सजा भी दे सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी? शोध की। आगे देखें शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषाएं क्या हैं। तो बेस्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में हमें शोध सीखने सिखाने की प्रक्रिया और उन परिस्थितियों को जिनसे ये प्रक्रिया सबसे सरल तरीके से चलती है अधिक सुचारू रूप से समझने के समान मानते हैं। ट्रेवर्स क्या कहते हैं? शैक्षिक शोधक का वैज्ञानिक लक्ष्य उन व्यवहार संबंधी सिद्धांतों अथवा सामान्य नियमों की खोज करना होता है जिनका उपयोग परिस्थितियों में भविष्यवाणी और घटनाओं में नियंत्रण रखने में हो सकता है। शैक्षिक शोधकों का लक्ष्य उन व्यवहार संबंधी सामान्य नियमों के भंडार का उपार्जन होता है जिनका उपयोग शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करने अथवा शैक्षिक प्रक्रिया और परिस्थितियों की योजना बनाने में किया जाता है।
मॉली 1964 में इन्होंने कहा कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक तरीके में से वैधानिक विधि के प्रयोग और निर्वाचन को हम शोध कहते हैं। शिक्षा संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं समाधान के लिए जो भी हम तरीके अपनाते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम शोध कहते हैं। और इसके विपरीत शिक्षा के विकास को विज्ञान के रूप में प्रोन्नत करने के लिए अभिकल्पित किसी सुव्यवस्थित प्रयास को शैक्षिक शोध के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हेमन जूनियर के अनुसार शैक्षिक बोध व्यवहार विज्ञान का वो अंग जिसका प्रयोजन मानव व्यवहार को समझना, उसकी व्याख्या और भविष्यवाणी करना और कुछ अंश में उसे नियंत्रित करना होता है। तो कुछ ये हेमन जूनियर ने कहा था। अब महत्वता क्या है इस शोध की आवश्यकता की, तो करें बालक के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने वाले कार्यों को जानने के लिए विभिन्न दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने और उनकी तुलनात्मक प्रभाविता ज्ञात करने हेतु, मूल्यांकन प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने के लिए, मानव और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, अपव्यय और अवरोधों को न्यूनतम करने के लिए, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक और नवीनतम ज्ञान देने के लिए, देश की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पाठ्य चर्चा के विकास के लिए, अध्यापकों और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की नवीन विधियों को ज्ञात करने की जरूरत है। इसकी शिक्षार्थियों की उनकी सामर्थ्यों, समायोजन, व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रुचियों, अभिक्षमताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए, अध्यापकों और शिक्षार्थियों की विद्यालय के प्रति अच्छी और पॉजिटिव अभिवृत्ति का विकास करने के लिए विश्वविद्यालय के 3 काम होते हैं: अध्यापन करना, शोध करना और उसका विस्तार करना। और यदि विश्वविद्यालय अपनी भूमिका निभाते हैं और उनकी उत्कृष्टता कायम करना चाहते हैं तो उन्हें शोध कार्य करने ही चाहिए। शोध होंगे तभी विकास की संभावना है। अगर शोध ही नहीं होंगे, मान लो अगर हम उस ज़माने में, पहले ज़माने में आदिवासी ने अगर कुछ नहीं किया होता, हाथ पैर नहीं चलाए होते, शोध नहीं किया होता, तो क्या आज जितने हम आज विकसित हैं तो क्या होते? हम आज भी पत्ते ही लपेट कर जी रहे होते, वही खाना खा रहे होते जो उन्होंने खाया था, ठीक है। और हमें कुछ नहीं पता होता कि भाई और चीज़ें भी किस प्रकार से लाभदायक हो सकती हैं। शैक्षणिक अनुसंधान के प्रकार की बात करते हैं तो पहला है आधारभूत शोध स्तर। तो करें आधारभूत अनुसंधान को शुद्ध अनुसंधान अथवा मौलिक अनुसंधान भी हम कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है कि जो आधारभूत सत्यों की खोज करे वो इसके अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार से ये सिद्धांत कायम करना होता है कि इस प्रकार के अनुसंधान में मौलिक प्रवृत्तियों के प्रश्नों को समझाया जाता है। इन अनुसंधानों के परिणामों को स्थित क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। टेवर्स कहते हैं मौलिक अनुसंधान व्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं और ये तत्कालीन व्यवहारिक मूल्यों के परिणामों को आवश्यक रूप से उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद है प्रायोगिक अनुसंधान की, भाई जो प्रयोग करने के बाद जो अनुसंधान किया जाए उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान मतलब एक्शन रिसर्च। इसमें क्या होता है कि सिद्धांतों के स्थान पर क्रिया या अव्यवहारिक कार्य पर अधिक बल देते हैं। मतलब हम सिर्फ पढ़ते नहीं, तथ्यों को पढ़कर जांच नहीं करते हैं, कुछ करके, प्रयोग करके हम उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है जी। तो कहने क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, शिक्षा संस्थाओं के प्राचार्यों, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, प्रशासकों और द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि उनका संबंध छात्रों के अधिगम अनुभव से रहता है और उनका कर्तव्य छात्रों को श्रेष्ठ वातावरण और आधिकारिक उत्तम अधिगम परिस्थिति प्रदान करते हैं। वे क्रियात्मक अनुसंधान संपन्न करें तो वे अपने कर्तव्य के साथ न्याय करने योग्य हो जाते हैं। ठीक है जी। तो क्रियात्मक में क्या होता है, क्रिया करके बच्चा सीखता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मौलिक शोध और क्रियात्मक शोध में डिफरेंस की तुलना की गई है। तो कह रहे हैं शैक्षिक सिद्धांतों का विकास और जांच के प्रयास किए जाते हैं मौलिक शोध के अंदर, तब बड़ी संख्या पर लागू होते हैं। मतलब पहले शोध होगा बाद में लागू होगा। क्रियात्मक में क्या होता है, प्राप्य ज्ञान स्थानीय परिस्थिति और सीमित संख्या पर लागू हो जाता है। मौलिक में क्या है, केवल विशेषज्ञ जो अपना काम अच्छा जानते हैं इस शोध को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए शोधक को कौशल, अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, क्रियात्मक में कोई भी शिक्षक सफलतापूर्वक क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है। मौलिक में शोध समस्या ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। शोधक अपना शोध कार्य निष्पक्षता से करता है और वह स्वयं को उस योजना में शामिल भी करता है। क्रियात्मक में क्या होता है कि अधिगम अध्यापन परिस्थितियों में अध्यापक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने अनुसंधान कार्य में वह पूरी तरह डूबा रहता है।
मौलिक में क्या है, विशेष परिकल्पनाओं का विकास किया जाता है। इसके अंदर परिकल्पना के उद्देश्य की पूर्ति होती है। संबंधित साहित्य का गहरा अध्ययन होता है मौलिक शोध के अंदर, लेकिन संबंधित साहित्य का गहरा अध्यापन आवश्यक जरूरी नहीं है। यहाँ पर उसका कुछ ज्ञान उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं किसमें, क्रियात्मक शोध के अंदर। मौलिक शोध में अध्ययन की जाने वाले लोगों में से वैज्ञानिक तरीके से सैंपल चुनते हैं, लेकिन क्रियात्मक में क्या होता है कि छात्रों को वह कक्षा में पढ़ाता है जिस वे अध्यापक का सैंपल बनते हैं। गलती और त्रुटि को कम करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं मौलिक शोध के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्रियात्मक के एक सरल तरीके को अपना लिया जाता है। मौलिक शोध में जटिल तरीकों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण होता है। क्रियात्मक में एक सरल तरीका अपनाया जाता है जब आंकड़ों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मौलिक में आंकड़ों का उपयुक्त प्रकार का सांख्यिकी उपचार किया जाता है, जबकि इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है सांख्यिकी। मौलिक शोध में कह रहे हैं कि निष्पक्षता से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका अध्ययन सांख्यिकी होता है, जबकि इसमें क्या है कि भाई जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते हैं। कभी कभी अध्यापकों की राय को अधिक महत्व मिल जाता है, जबकि वह व्यक्तिगत होता है, मतलब व्यक्तिगत होने के बाद भी हम उसको महत्व देते हैं। शोध परिणाम पुस्तकों और रिपोर्टों तक सीमित रहते हैं मौलिक शोध के अंदर, लेकिन क्रियात्मक में क्या है, कक्षा स्थिति में लागू हम करते हैं परिणामों को। औपचारिक ढंग से संपन्न होता है मौलिक शोध, जबकि क्रियात्मक शोध अनुसंधान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से संपन्न किया जाता है। मौलिक में क्या है कि इसकी सीमा और क्षेत्र व्यापक होते हैं, वे सार्वभौमिक होते हैं, जबकि क्रियात्मक में हम उसको सीमित कर देते हैं, क्षेत्र को कक्षा विद्यालय या समाज तक ही वो सीमित रहते हैं। मौलिक शोध वह सदा एक व्यक्ति द्वारा संपन्न होता है, लेकिन क्रियात्मक में क्या है, ये एक व्यक्ति अथवा एक समूह द्वारा संपन्न हो सकता है। मतलब जो मौलिक शोध है व्यक्तिगत है, व्यापक है, ठीक है, रिपोर्ट पर आधारित है, जबकि क्रियात्मक जो है वो सामूहिक भी हो सकता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से यहाँ पर होता है। अगर लागू होने की बात आती है तो जो क्रियात्मक शोध है वो पूरे के पूरे समूह पर लागू होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर। ठीक है जी। क्रियात्मक शोध में हम सरल तरीका अपनाते हैं, जबकि मौलिक शोध में हम गलती और त्रुटि को कम करने के लिए संपूर्ण प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक है जी। तो ये फर्क था दोनों में, मौलिक शोध में और क्रियात्मक शोध में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। आज आप जो है ये अनुसंधान वाला टॉपिक क्लियर कर लेंगे, कल हम सांख्यिकी को हम कल पढ़ेंगे। सांख्यिकी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, हम सब पहले जानते हैं सांख्यिकी के बारे में। स्टैटिक्स जिसमें मीन मीडियन मोड आप लोगों ने सीखा होगा, क्लास 9, 10, 11, 12 में भी है थोड़ी बहुत सांख्यिकी। ठीक है, थोड़ा सा आपसे कल पढ़ देंगे सांख्यिकी को, इसके जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप देख लेंगे एक बार। कल हम सांख्यिकी पढ़ेंगे इस चैप्टर 5 का। आज आपको जो ख़त्म करना है वो ख़त्म करना है आपको रिसर्च के बारे में। ओके।